So in today's video, we are doing a miscellaneous practice of all the units in our English literature with detailed explanation. As you have always seen कि हम लोग one by one PYQs को practice करते हैं, सिर्फ questions को नहीं, उनके concepts को समझते हैं, keywords पकड़ते हैं and tips and tricks को देखते हैं कि एग्जाम सेंटर पे हमें ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपके सामने आएंगे, सो मेक श्योर आप अपने आप को इवेल्युएट करें, आपकी नॉलेज ब्रश अप हो and you feel confident after doing these questions. If at all you are someone who is wanting to practice more questions, तो मैंने YouTube पे एक full playlist बना के रखी है from the this particular title कि आपको question bank वहां पर मिल जाएंगे। इतने सारे questions के वीडियो हैं कि आप one after the another उनको देख के अपने आप को confident feel करा सकते हो। And if at all you are someone who is wanting to learn literature with me, basic से अपने foundation को clear करते हुए इन sections को आप cover करना चाहते हो, तो मेरे इन paid courses को जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने इन सभी में फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, एक बार आप उनको देखें फिर आप विश्वास करें एंड देन यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने लेक्चर्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कराए हैं, लीविंग नो कंफ्यूजन बिहाइंड। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। January 2025 में you see a very common question from literary theory where you have to match your writers with their respective ideas or their works. So point number A, Mikhail Bakhtin match करेगा correctly with point number 3 which says dialogue as the intrinsic feature of language. Mikhail Bakhtin का मानना था कि आपकी जो भाषा होती है वो inherently dialogic ही होती है. Every single utterance that you speak उसमें कनेक्शन होता है आपकी प्रीवियस अटरेंस का एंड दैट इट ऑल्सो एंटिसिपेट्स द फ्यूचर वन। तो बहुत दोनों तरफ से आप कनेक्शन देख पाते हो एंड दैट इज वाई ये किसी भी वर्क को, नॉवल को एंड टेक्स्ट को डायलॉजिक बताते हैं। नेक्स्ट इज मिशेल फुको जिनका वर्क है ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस जो करेक्टली मैच करेगा विद पॉइंट नंबर 1। देन वी हैव रोला बार्थ जिनका फेमस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली। इनका एक वर्क है SZ जिसके अंदर इन्होंने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में बताया है कि रीडरली टेक्स्ट आपका कन्वेंशनल पैटर्न होता है, पैसिव रीडिंग होती है, वेयर इज योर राइटरली टेक्स्ट ऐसा होता है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हो एंड इट डज नॉट गोज अबाउट इन अ लीनियर मैनर। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से मैच करेगा। सिगमंड फ्रॉइड और साइको एनालिटिक के किंग जिनको बोला जाता है, ही टॉक्स अबाउट द ड्रीम्स एंड इट्स रॉयल कनेक्शन विद द अनकॉन्शियस माइंड, मेकिंग पॉइंट नंबर 3 और करेक्ट आंसर। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्क्स ही एक जगह लिख दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू मैच देम। कभी कभी आप आइडियाज एंड कीवर्ड्स पकड़ के भी ऐसे आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। जुलाई 2016 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट ओल्ड, पर हम इसे करेंगे क्योंकि कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Which British king, having defeated the Viking invaders, consciously used the English language to create a sense of national identity and retain political control over independent countries? हमारे ब्रिटिश लिटरेचर की जो आप सबसे पहले एज पढ़ते हैं विच इज द एंग्लो सैक्सन एज, उसमें हमें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड द ग्रेट वॉज दैट किंग जो कि ब्रिटॉन्स को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वाइकिंग अटैक एंड द वाइकिंग इन्वेडर्स। इसके बाद ये लेटिन लैंग्वेज को छोड़ के मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफाइंग ऑफ किंगडम्स, गिविंग अ नेशनल कंप्लीट आइडेंटिटी टू द ब्रिटेन। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके एंग्लो सैक्सन एज में। ही ऑल्सो स्टार्टेड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट ऑफ एल्फ्रेड द ग्रेट। अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स। ये आइडियाज भी हो सकते हैं, वर्क्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टर्म्स एज वेल। तो आइए हम लोग वन बाय वन इनको मैच करें।
कल्चर इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी गुड टर्म जिसको पॉइंट आउट किया है हमारे अडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर ने, जो बात करते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर मास प्रोड्यूस्ड कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है टू मैनिपुलेट द पीपल एंड मेंटेन सोशल कंट्रोल। तो ए विल मैच विद पॉइंट नंबर सेकंड। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेरोल्ड ब्लूम, जो कि बताते हैं कि एक पोएट जो अपने प्रीडिसेसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, माइट स्ट्रगल, मे बी वेरी एंशियस टू प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रीडिसेसर्स की जो छाप होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसके ओरिजिनल वर्क में भी देखने को मिलेगा, विच विल ऑटोमेटिकली टर्न कि इसका जो वर्क है वो ओरिजिनल है ही नहीं। तो द न्यू राइटर्स जो पुराने राइटर्स को पसंद करते हैं या उनके वर्क्स को खूब देखते हैं, पढ़ते हैं, दे सफर फ्रॉम एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एज पर योर हेरोल्ड ब्लूम। देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कल्चरल मटीरियलिज्म बाय रेमंड विलियम्स, जो कि बताते हैं हाउ यू कैन कनेक्ट और यू कैन एनालाइज अ पर्टिकुलर कल्चर थ्रू इट्स हिस्टोरिसिटी, एंड आप उसकी हिस्ट्री को जान सकते हो बाय एनालाइजिंग द मटीरियलिज्म इन यूज्ड इन दैट कल्चर। अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देन वी हैव डायलॉजिज्म, ये बड़ा ही फेमस एंड रिपीटेड टर्म है हमारे मिखाइल बाख्तिन का, जो कि बात करता है अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज इन एनी अटरेंस इन लैंग्वेज और अ नॉवल। एंड इसी के साथ आपको आपका करेक्ट आंसर 3 मिल जाता है। मैंने सारे आपके लिए ऑलरेडी मैच कर दिए। आई होप कि आपके लिए इजी होगा इसको क्रैक करना। जून 2025 में आपसे एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग के हिस्ट्री के एग्जाम में क्लास 8 में आया था। Who described Raja Ram Mohan Roy as the inaugurator of the modern age in India? जब आप इंग्लिश इन इंडिया को पढ़ते हो तो आपको सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक योर बेंटेक, बैबिंगटन, मकाउले एंड चार्ल्स ग्रांट के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे जो इंडियन थिंकर्स एंड इंडियन रिफॉर्मर्स थे, उनका क्या रोल रहा था इंडिया को बदलने में, इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन में काबिल बनाने में, उनके भी बारे में आप पढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं इंडिया के, उनको ये जो टाइटल है वो किसने दिया, द इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया? योर करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। वी ऑल आर अवेयर डियर स्टूडेंट्स कि हमारे जो राजा राम मोहन रॉय हैं हैज़ बीन सो इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशिंग मैनी taboos and many evils of the Indian society like the sati pratha, child marriage and और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, वुमेन्स एंड फीमेल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इंडियन सोसाइटी की सोच को बदलने की कोशिश की। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, जो हमारे इंडियन रेनेसां के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव था। सो राजा राम मोहन रॉय समझ चुके थे कि हमारे इंडियंस को अगर अपलिफ्ट करना है तो वेस्टर्न एजुकेशन में उनको पढ़ना एंड उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर एडमायर करते थे आपके राजा राम मोहन रॉय को, एंड इन्होंने कहा था कि ही इज़ द राइट पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड द इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। जुलाई 2016 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द लाइन्स ऑफ बियोवुल्फ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एपिक पोएम्स रिटन इन एंग्लो सैक्सन एज, then heaved out away with a will in their wood-wreathed sheep। अब कोई भी बेवुल्फ की एग्जैक्ट ओरिजिनल टेक्स्ट को तो पढ़ के नहीं जाता है। हाउ डू वी आंसर दिस क्वेश्चन देन? दिस लाइन डिस्क्राइब्स बेवुल्फ्स डिपार्चर फ्रॉम गीतलैंड, is typical of the poems form an old English poetic technique because। तो आपको यहाँ पे कुछ एक लाइन दी गई है जो बताया है कि बेवुल्फ की ये लाइन है, एंड आपको ओल्ड इंग्लिश पोएटिक फॉर्म की जो लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्निक्स ऑफ कोर्स आपने पढ़ी होती है, उसको अपने दिमाग में रखते हुए इसको आंसर करना है। तो ओल्ड इंग्लिश के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि ये कैनिंग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ये एलिटरेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, एन एंडिंग्स हमें बहुत सारी देखने को मिलती थी, कंपाउंडिंग वर्ड्स एंड मेटाफर्स का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, एलिगोरिकल वर्क्स हुआ करते थे, राइम का ये लोग खास इतना यूज नहीं करते हैं, विच वी कैन सी कि इस लाइन में हमें कोई राइम नहीं देखने को मिलती है, एंड स्ट्रेसेस का ये लोग काफी यूज करते हैं अलोंग विद सीजुरा।
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इन सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स में से इट फीचर्स एलिटरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, देन दे, देन हीव्ड आउट विथ अ विल आपको W देखने को मिल जाएगा, वुड देखने को मिल जाएगा, अगेन ये देखने को मिल जाएगा। सो एलिटरेशन का यहाँ पे इस्तेमाल है, एंड ऑल्सो इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से आपको अपना करेक्ट आंसर 3 मिल जाएगा। जनवरी 2025 से यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन विच इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझना। व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, विच इज द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स without taking into account any external information. Now, practical criticism is a philosophy, is an experiment and a proper theory of I.A. Richards जो उन्होंने किया था। I.A. Richards जो कि न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी से एसोसिएटेड है, did an experiment on the Cambridge students, जहां पर ये अपने स्टूडेंट्स को पोएट्री बांट देते हैं कि इसकी कल एनालिसिस करके आना, एंड हर बच्चा जब अलग अलग एक ही पोएट्री की एनालिसिस करके आता है, he terms this name as practical criticism, which is the close analysis of just the text written in the poetry without talking about any context of history, of biography of the author, of the reader. किसी भी चीज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये लोग वरी नहीं करते हैं, सिर्फ कंसर्न करते हैं अपने आप को विद द क्लोज एनालिसिस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट और अ पर्टिकुलर पोएट्री। सो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। I.A. रिचर्ड्स का ये बुक भी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसका सबटाइटल भी आपसे पूछा गया है, अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट। मेक श्योर कि आप इस टेक्स्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जून 2015 में आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, द डायरेक्ट French influence on English language during the Middle English period was in the form of, it was intake of French words into English. हम लोग ने देखा है कि when we study Old English and when we come or make a transition to Middle English, तो हमें बहुत सारे words का influence या language का influence देखने को मिलता है, because Anglo-Norman age में Normans came and brought their Anglo-Norman French language, जिसका effect आपके English language में हमें देखने को मिला था। So English में हम लोग बहुत सारे words क्या करते थे, लोन ले लेते थे, and we started using them. So this will become your correct answer. जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो पूछता है आपसे कि हु मेड दिस फॉलोइंग रिमार्क। दिस एंटायर स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इसको पढ़ के आपको पता लगाना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किसने ये रिमार्क पॉइंट आउट किया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देख के सबसे पहले तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि किसने बोला होगा, किसके लिए बोला होगा, पर इतना परेशान होने की आपको नीड नहीं है, बिकॉज इसमें से हम लोग को सिर्फ पॉइंटर इन्फॉर्मेशन निकालनी है एंड तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा। लेट मी read this for you. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek and more copious than the Latin and more exquisitely refined than either. अभी तक हम लोग को समझ में आ गया है कि संस्कृत लैंग्वेज का ग्रीक एंड लेटिन भाषा से कनेक्शन एंड उससे बेटर होने के बारे में बताया जा रहा है। Yet bearing to both of them strong affinity both in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by accident. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स। जब भी आप इंग्लिश इन इंडिया पढ़ते हैं तो यू कम अक्रॉस 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक हैं आपके ओरिएंटलिस्ट एंड दूसरे हैं आपके एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को लेके बहुत मीन्स एंथुजियास्टिक थे, रिस्पेक्ट करते थे इंडियन भाषाओं की, वेयर एज एंग्लिसिस्ट वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश को थोपना चाहते थे इंडियंस या नॉन यूरोपियन पीपल के ऊपर, एंड उसी को ही सुपीरियर मानते थे। आपके सर विलियम जोन्स वॉज अ ग्रेट फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो लैंग्वेज कैसे काम करती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनका स्ट्रक्चर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी सिमिलर रूट्स एंड उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में ये लोग पढ़ते रहते हैं। सो सर विलियम जोन्स वाज अ मास्टर ऑफ योर संस्कृत, ग्रीक, लेटिन एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस, एंड उनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि आपकी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक टाइप का कनेक्शन है, जहाँ पे ही टोल्ड की और संस्कृत, लेटिन एंड ग्रीक भाषा, ये तीनों के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही जगह से आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था आपके लिंग्विस्टिक्स के जगत में,
एंड जिसके बाद से आपकी लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में किस तरीके से इंडियन लैंग्वेजेस को और यूरोपियन लैंग्वेजेस को लिंक करके देखा जाने लगा, विच वॉज वेरी ग्रेट। सो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके सर विलियम जोन्स ने पास किया है संस्कृत, ग्रीक और अपने लेटिन भाषा के कनेक्शन में। आप जब भी इंग्लिश इन इंडिया पढ़ेंगे, इन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पेशली सर विलियम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल नो मोर थिंग्स कि कैसे इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को फाइंड किया था एंड कितना सपोर्ट किया था इंडियंस को कि इंडियन लैंग्वेजेस को हम लोग को पूरी तरीके से हटा नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अलॉन्ग विथ इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इन्होंने यूरोप में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की थी कि यू मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द संस्कृत लैंग्वेज। सो सर विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर है। June 2023 में you have been asked this match the following question. I personally find these types of questions very easy. इनसे मार्क्स पक्का मिल जाते हैं बिकॉज ज़्यादातर आपको मेजर राइटर्स दिए जाएंगे एंड उनके मेजर आइडियाज़ दिए जाते हैं जो सभी को पता होते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी का जो फेमस टर्म है हेजेमनी, ये उनका वन ऑफ द वेरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टर्म्स है विच आई टोटली अग्री विथ कि हाउ अ पावरफुल सोसाइटी और अ डोमिनेंट सोसाइटी रूल्स ओवर अ लेस डोमिनेंट society or less dominant minds, not by forcing their power but ruling by consent। वो आपके दिमाग में ऐसी ideologies fit कर देते हैं, they completely make you comply to their own rules and means कि आप अग्री कर जाते हो उनके वेज ऑफ लिविंग से। इसको हम लोग हेजेमनी बोलते हैं। पियरे बोर्डियू का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सोशल मोबिलिटी, आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट जस्ट द इकोनॉमिक कैपिटल कि आपके पास पैसा होगा, पावर होगा, तभी आप ऊपर जा सकते हो। योर हैबिट्स, योर क्रेडेंशियल्स, योर मैनरिज्म्स, आपके स्किल्स आपकी सोशल मोबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट बोलता है। देन वी हैव डिक हेब्डीच जो कि एसोसिएटेड है विद सब कल्चर, जो कि बताते हैं स्पेसिफिकली अबाउट योर पंक कल्चर एंड कैसे आपके डोमिनेंट कल्चर का पार्ट नहीं बनते हैं ये सब कल्चर वाले पीपल एंड दे सॉर्ट ऑफ हैव अ रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दिस डोमिनेंट कल्चर। देन वी हैव रेमंड विलियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिन्होंने अपने कल्चर के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि उन्होंने बताया है कि कल्चर इज़ एन ऑर्डिनरी वे ऑफ लाइफ, अ लिव्ड एक्सपीरियंस, एंड इससे हमारे पॉपुलर कल्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा पॉइंट नंबर सेकंड। आई होप इस क्वेश्चन से आपको बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है एक ऐसा अनमोल क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में रिपीट होता है। फर्डिनेंड डी सस्योर के सिग्निफायर और सिग्निफाइड एंड लैंग एंड परोल से क्वेश्चन आना गारंटीड है, तो मेक श्योर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग एंड परोल। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, हर बार डिफरेंट कीवर्ड्स एंड डिफरेंट आपके बोल सकते हैं कि बनावट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग हमेशा के लिए सेम रहता है। लैंग इज द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा के जो रूल्स होते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर आने वाले जो रूल्स होते हैं, उसको हम लोग लैंग बोलते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर की, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो सबसे पहले मैंने उस इंग्लिश को बोलने की ग्रामर, उसके रूल्स, उसके सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है वो सीखा होगा। On the other side, parole is the language actually produced by its users following lang। मैंने इंग्लिश की पूरी ग्रामर को एंड रूल्स को, उसके सिस्टम को समझ लिया, एंड नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली इंडिविजुअली प्रोड्यूसिंग स्पीच एक्ट जो मेरी हो रही है, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, विच इज यूनिक। इंग्लिश सबको आती है पर सबके इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस। मतलब आई एम यूजिंग सर्टन स्पीच दैट इज यूनिक जस्ट टू मी, जिसको हम लोग परोल बोलते हैं। तो लैंग आपका एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जैसे ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, एंड परोल इज द एक्चुअल यूसेज दैट यू यूज यूजिंग दोज पर्टिकुलर रूल्स। आपका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, एंड एज आई टोल्ड यू ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मेक श्योर आप इसके अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें। दिसंबर 2021 में यू हैव बीन आस्क्ड अ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको सीक्वेंस में लगाना है, बट द कैच ओवर हियर इज कि आपको वर्क्स ना दे करके
क्रिटिकल टर्म्स दिए हैं, दैट मीन्स कि आपको डबल एफर्ट करने हैं। पहले आपको देखना है कि ये जो टर्म है वो कौन से वर्क में आया था एंड वो वर्क कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। सो लेट्स गो। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज द वेरी फेमस टर्म ऑफ टी.एस. इलियट, जो उनके द मेटाफिजिकल पोएट्स वाले एसे में आया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1921। देन वी हैव अनरिलायबल नरेटर, जो कि पॉपुलराइज किया था हमारे वेन सी बूथ ने इन वन ऑफ हिज फेमस वर्क द रिटोरिक ऑफ फिक्शन, जो कि पब्लिश हुआ था 1961 में। ओके, देन वी हैव थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, जो कि एक मूवमेंट है दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एंटोनिन आर्टरॉड, जो कि 1930s में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था। एंड इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी एक वर्क में बात किया था 1938 में। ठीक है, ईगोटिस्टिकल सप्लाइम इज द वेरी फेमस टर्म ऑफ हमारे जॉन कीट्स। ये जब लेटर्स लिखा करते थे अपने भाइयों को, तो ईगोटिस्टिकल सप्लाइम 1880 के एक लेटर में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए कॉइन किया था कि ही सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ ईगोटिस्टिकल सप्लाइम। तो अब आपके पास यहाँ पर डेट आ गई है एंड क्लियरली वी कैन सी कि ईगोटिस्टिकल सप्लाइम पहले आएगा, दैट मीन्स डी पहले आएगा, उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा हमारा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट मीन्स ए बाद में आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग के अभी सही बैठ रहे हैं। एंड देन उसके बाद आएगा एंटोनिन आर्टरॉड वाला, मतलब DAC, एंड लास्ट में आएगा बी, दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। March 2023 में you have been asked a question, identify the work which has not been authored by famous cultural critic Raymond Williams. Now through this question I want to give you a message कि Raymond Williams बहुत ही important writer हैं। इनकी chronology, इनकी dates, इनके critical terms आपसे कई बार एग्जाम में repeated पूछे जाते हैं, तो make sure आप इनको prepare करें। आंसर इसका क्या होगा कि कल्चर द कंट्री एंड द सिटी इनका वर्क है, कल्चर एंड सोसाइटी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मॉडर्न ट्रेजेडी भी इनको बिलोंग करता है, बट दिस पर्टिकुलर वर्क डज नॉट बिलोंग्स टू हिम। उल्टा ये वर्क बिलोंग करता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल थ्योरिस्ट E.P. थॉम्पसन को, जो कि 18th एंड 19th सेंचुरी के दौरान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम हुआ था, उस टाइम पे कैसे आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लास बनी ही कैसे थी कि इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, इट गेव राइज टू योर टू क्लासेस और टू कल्चर्स, जहां पर डोमिनेंट एंड बोर्जुआ सोसाइटी बन गई है। देन वी हैव ऑफ कोर्स द प्रोलेटेरिएट एंड द वर्किंग क्लास सोसाइटी। तो कैसे इंग्लिश वर्किंग क्लास सोसाइटी केम इनटू बीइंग, उसके फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर लिस्ट 1 में यू हैव बीन गिवन द लिस्ट ऑफ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स एंड इनको आपको रिस्पेक्टिवली मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स और द वंस हु हैव इन्वेंटेड देम। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्टिविज्म, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है। इट वॉज एसोसिएटेड विद विलियम कार्लोस विलियम्स, जहां पर he talked about the poetic principles, जो कि clear, precise and direct language के ऊपर based थी। Then we have pathetic fallacy, which is a literary device, बड़ा ही famous है। This is associated with John Ruskin। इस particular literary device में हम लोग human emotions को attribute करते हैं to inanimate objects। तो आई होप आप लोग ने इसको कई बार देखा होगा। स्प्रंग रिदम इज अ रिदम टेक्निक विच वॉज इन्वेंटेड बाय हमारे जेराल्ड मैनली हॉकिंस। अपनी कई सारी पोइट्रीज में इन्होंने स्प्रंग रिदम का इस्तेमाल किया है। एंड लास्टली वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गिवन बाय रेमंड विलियम्स विच टॉक्स अबाउट द शेयर्ड फीलिंग of a particular culture or a society at a particular point of time। तो point number 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अक्टूबर 2020 में यू सी दिस क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी। एंड ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जहां पर एक लिटरेरी थ्योरी के अंदर आने वाले कौन से टर्म्स हैं, क्रिटिकल टर्म्स जो बहुत फेमस है,
उनको कहा जाता है कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू उनको पिक आउट करो. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टर्म्स अमंग द फॉलोइंग विच आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द थ्योरीज कि आपके सामने जैसे ही कोई थ्योरी आती है आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसका ओरिजिन कब हुआ था एंड उसके थोड़े बहुत पॉइंटर्स क्या है. तो आपकी ये जो फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी है वो 1910s एंड 1930s में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी आपकी फ्रांस एंड रशिया में. एंड इनका ये मानना था कि जो ओल्ड क्रिटिसिज्म का तरीका है वे यू इन्वॉल्व द बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, हिज लाइफ, हिज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उससे इनका मतलब नहीं होता था. दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट. फॉर्मलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आपके लिटरेरी डिवाइसेस, नरेटिव टेक्निक्स एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते थे. नाउ आपने अगर फॉर्मलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा है तो यू नो कि डीफेमिलियराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो आपके फॉर्मलिज्म के अंदर आता है, विच वाज गिवन बाय विक्टर श्लोवस्की. अनदर इज योर फोरग्राउंडिंग. डीफेमिलियराइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी फेमिलियर चीज को जो बहुत कॉमन है आपके लिए, एक बहुत ही अनफेमिलियर एंड अतरंगी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है. जैसे हमारे राइटर्स पोएट्री लिखते हैं तो एक लड़की की आंखों को वो कुछ अलग ही लिटरेरी डिवाइस से प्रस्तुत करेंगे, उसके बालों को बिल्कुल अलग ही फ्लावरी लैंग्वेज में शो करते हैं कि आपको जो पोएट्री होती है बहुत अट्रैक्ट करने लगती है. सेम गोज विथ योर फोरग्राउंडिंग. जब आपके एक पूरे वर्क के अंदर स्पेशल फीचर्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज करके आपकी ऑडियंस का ध्यान घसीटा जाता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और स्टैंजा, उसको हम लोग फोरग्राउंडिंग कहते हैं. तो आपका क्लियर कट आंसर है डी एंड ई. एंड ये क्वेश्चन आपके न्यू क्रिटिसिज्म एंड आपके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में भी सिमिलरली पूछा गया है कि इन थ्योरीज के कौन से क्रिटिकल टर्म्स आपको छांटने हैं. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट. सो जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम प्लेटो या फिर टू बी प्रिसाइज फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहां पर आपसे पूछा गया है which among the following was not recognized as major dialogue of Plato. आप सभी को इस बारे में पता होगा कि प्लेटो जो कि सोक्रेटिस के ही डिसाइपल थे, उनके स्टूडेंट थे, उनकी ही फिलॉसफी को अपने वर्क्स में दिखाने की कोशिश करते हैं. एंड नॉट ओनली हिज फिलॉसफी, ये लिखते हैं अपने वर्क्स को सोक्रेटिक डायलॉग में, where there are two people who are involved in a conversation and through that they come up to a point जो आपको एक लॉजिकल समरी देने की कोशिश करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर. यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा प्लेटो का डायलॉग नहीं है. सो क्रीटो आपके प्लेटो का डायलॉग है, फेडो आपके प्लेटो का डायलॉग है, सिंपोजियम इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो इनके डायलॉग्स में से एक है. देन मेटाफिजिक्स इनका डायलॉग नहीं है एंड ये इनका वर्क ही नहीं है. ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो बिलोंग करता है आपके अरिस्टोटल को, जो बात करते हैं आपके मेटाफिजिक्स के ऊपर या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. अगर मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट दूं आपके प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की, ऑल्दो इन्होंने 35 वर्क्स लिख कर रखे हैं, लेकिन आपको कुछ वर्क्स जो पता होने चाहिए, आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. अपोलॉजी, रिपब्लिक, इयॉन, जॉर्जियस, सिंपोजियम, फेडरस, क्रीटो एंड फेडो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप लोग को जरूर से याद होने चाहिए बिकॉज इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. जनवरी 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर हमें पोएट को मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव पोएम से. एडमंड स्पेंसर विल बी राइटली मैच टू फेरी क्वीन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिगोरिकल पोएम रिटन इन लेट 16th सेंचुरी, जो डेडिकेट की गई है योर क्वीन एलिजाबेथ को, विच टॉक्स अबाउट द virtues of chivalry, courage and many more. Then we have Philip Sidney जो कि मैच करेंगे Defense of Poesy से. ये इनका एक critical work है. This is considered one of the foundational critical works in English Renaissance. Then we have Thomas Watt. अब यहाँ पे आपको जो दो नाम दिखाई देंगे, these both people are responsible for bringing or introducing English sonnet to England. तो इनका ये वर्क है थॉमस वाट का हूसो लिस्ट टू हंट, एंड हेनरी हॉवर्ड का वर्क है सो क्रूएड प्रिजन हाउ कुड बिटाइट. नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि आपको इन दोनों के ये वाले दो वर्क्स नहीं आते हो, देन टू यू कैन ईजिली क्रैक दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने अगर एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा. एंड समटाइम्स एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको सारे पॉइंटर्स के आंसर्स नहीं पता होते हैं. यू हैव टू गो बाय व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा.
सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड टू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन बन चुका है जो आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी में हमेशा पूछा जाता है। एज यू कैन सी ओवर हेयर, मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन है एंड बहुत सारे क्रिटिकल एसेस लिखे हुए हैं। देन वी हैव द क्रिटिक्स टू मैच की ये क्रिटिकल एसे कौन से राइटर को या कौन से क्रिटिक को बिलोंग करते हैं। आपका आंसर है पॉइंट नंबर सेकेंड एंड आई विल मैच दैट फॉर यू। प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न्स आपके जॉन ड्राइडन का एक क्रिटिकल वर्क है जिनको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं। देन वी हैव प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, अगेन ए क्रिटिकल वर्क जो आपके जोसेफ एडिसन को बिलोंग करता है। वी हैव फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि हमारे टीएस इलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे है जिसके अंदर ये बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी अ पर्टिकुलर क्रिटिक मस्ट हैव while he is criticizing any work। तो ये वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आने वाले आपके क्रिटिकल टर्म्स भी पूछे जाते हैं, मेक श्योर आपने इनको पढ़ के रखा हो। देन वी हैव इमेजिनेशन जो कि आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है एंड आई.ए. रिचर्ड्स को हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी इन योर पेपर की लिटरेरी थ्योरी के राइटर्स के कुछ टर्म्स उठा लिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ टर्म्स या उनके वर्क्स उठा लिए एंड उनको एक साथ क्वेश्चन में डाल के दे दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मार्च 2023 में पूछा गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म से ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि क्लियरली हम लोग को दिखाई देता है इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप। यहां पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया है कि पोप का जो सबसे फेमस क्रिटिकल एसे है द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर उन्होंने लिस्ट किया है द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ अ गुड एंड अ बैड क्रिटिक एंड किस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने ग्रेट पास्ट एंशिएंट एंड क्लासिक राइटर्स को फॉलो करना चाहिए। यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ ह्यूमन नेचर एंड विट। इन सभी चीजों के बारे में इस एसे में बात किया है एंड थ्रू दिस क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड टू जज कि कौन सा सही बैठेगा। सो लेट्स रीड देम। पॉइंट नंबर ए हम लोग से कहता है एनालाइजेस द कॉज ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेस ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अपने एसे के अंदर वो बताते हैं कि बैड क्रिटिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से आप फॉल्टी क्रिटिसिज्म करते हो। एंड अपने इस पूरे एसे में अगेन एंड अगेन ही इज प्रेजिंग द ग्रेट क्रिटिक्स एंड ही इज आस्किंग एवरी single critic to follow the past critics। तो आपका पॉइंट नंबर ए तो आंसर बिल्कुल होगा ही होगा, जिसकी वजह से हम लोग अपने ऑप्शंस के पास चलेंगे और उस ऑप्शन को यहां से स्लैश डाउन कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे जिसके अंदर ए नहीं है। ऐसा करने से आप अपने एग्जाम में अपना टाइम सेव करोगे एंड इन टेक्निक्स को अगर आप यूज करोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंचोगे। पॉइंट नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि analyzes the causes of faulty criticism and characterizes good critic। तो देखो जो पहला हमारा हाफ सेंटेंस है वो बिल्कुल कॉपी कर दिया गया है विच इज करेक्ट एंड characterizes good critic। अगर आपने इस एसे को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो यू नो कि 10 to 15 क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्रिटिक आपके अलेक्जेंडर पोप ने लिस्ट की है कि एक अच्छे क्रिटिक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन पॉइंट नंबर बी बिल्कुल सही बैठेगा एंड इसकी वजह से हम लोग उस ऑप्शन को भी यहां से कट कर सकते हैं जो जिसके अंदर आपका बी ऑप्शन है ही नहीं, जिसकी वजह से अब हम लोग के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जिसमें से हम लोग को आंसर फाइंड करना है एंड सी हम लोग को दिखाई देता है विल बी द डिसाइडिंग ऑप्शन। पॉइंट नंबर सी को पढ़ते हैं एनालाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड एसे एंड प्रेजेस द ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट। बहुत ही घुमावदार टाइप का आपका ये सेंटेंस देने की, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। प्रेजेस द ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट अगेन ऊपर से कॉपी मार दिया गया है, लेकिन इस पूरे एसे में कहीं पे भी आपके एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर एक गुड एसे के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर के बारे में आपके अलेक्जेंडर पोप ने कहीं पे भी बात नहीं की है, जिसकी वजह से आपका पॉइंट नंबर सी तुरंत कट हो जाएगा एंड अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको आपका आंसर मिल चुका है विच इज ए एंड बी एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू करेक्ट योर आंसर्स इन योर क्वेश्चन। जहां पे भी आपको एग्जाम में मल्टीपल सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, यू हैव टू फाइंड द श्योर शॉर्ट आंसर्स एंड उसकी मदद से आप अपने पूरे क्वेश्चन को करेक्ट क्लिक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा।
October 2022 में you have been asked this question from the section of literary criticism which says ingodiness is a phrase used in connection with neoclassicism by, तो आपका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट मी टेल यू कि विलियम वर्ड्सवर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि 18 to 19 सेंचुरी के बीच में आते हैं एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल विदाउट एनी एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन और आर्टिफिशियलिटी ऑफ द वर्ड्स। लेकिन इनके ही कंपैरिजन में इनसे पहले जो एज आती है दैट इज रोमांटिसिज्म से पहले वाज न्यू क्लासिसिज्म व्हिच यूज्ड टू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल, बात नहीं करते थे लेकिन उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल एंड बहुत ही ज्यादा आपके क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने वाला, यूनिटीज के ऊपर बात करने वाला, मतलब दे यूज्ड टू फॉलो सम सेट स्टैंडर्ड्स। आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जितने भी न्यू क्लासिकल्स थे उनके वर्क में या उनकी राइटिंग्स में इनको इन गॉडनेस, मतलब कि बहुत ही फालतू का एक्सेस ऑर्नामेंटेशन, कभी कभी हम लोग किसी किसी को देखते हैं ना कि शादी में एक्सेस ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी है, बिल्कुल चटक मटक रंग एंड चटक मटक बिल्कुल कलर्स पहन के रखे हैं जो कि प्लेजेंट ना दिख के अनप्लेजेंट दिखने लग रहा है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि न्यू क्लासिकल राइटर्स वर यूजिंग एक्सट्रीमली आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन होता था एंड अपनी समझ का, सोफिस्टिकेशन का दिखावा करने के लिए वो लोग ऐसे कठिन शब्दों का यूज किया करते थे जिसकी वजह से लिटरेचर एक कॉमन पर्सन से काफी दूर हो जाता था। सो इनगॉर्डिनेस इज अ वर्ड, इज अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज क्रिटिकल वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैले फॉर योर न्यू क्लासिसिज्म, क्योंकि ये रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं। जितने भी आप लोग रोमांटिक राइटर्स को देखेंगे तो ये लोग बहुत ही नॉर्मल पोएटिक डिक्शन एंड स्टाइलिस्टिक एक्सेसेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बहुत ही कॉमन भाषा में लिखना प्रेफर करते थे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड अ इजी एज वेल एज अ ट्रिकी क्वेश्चन एट द सेम टाइम। जिसने भी कीवर्ड्स पकड़ लिए उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाने वाला है। द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट यूनाइटेड वर्क्स टू मेक रीजन एंड द विल ऑफ गॉड प्रिवेल अकर्स इन। आपके सामने 4 वर्क्स दिए हुए हैं अलोंग विद द राइटर्स एंड आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है वो कौन से टेक्स्ट में अपीयर करती है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख के बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, बट इफ यू हैव कैप्चर्ड द कीवर्ड्स एंड आपने पढ़ते टाइम उन कीवर्ड्स को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। हम लोग ने मैथ्यू अर्नोल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे एंड बुक कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इन टर्म्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं टू अ सोसाइटी टू बी गुड, ये स्वीटनेस एंड लाइट दैट इज ब्यूटी एंड नॉलेज एंड एस्थेटिक्स एंड ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर साथ में एक साथ चलता है then your society goes extremely well. These are considered very good points according to Matthew Arnold for your culture. तो अपने इस एसे के अंदर मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं स्वीटनेस एंड लाइट के बारे में, और स्वीटनेस एंड लाइट जो टर्म है वो इनके क्वेश्चंस में आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आप इसको याद रखेंगे। In September 2024, you have been asked this question from T.S. Eliot and his critical essays. You must be aware कि अगर आप literary criticism को पढ़ रहे हैं तो T.S. Eliot के इतने सारे critical essays को गलती से भी छोड़कर नहीं जा सकते। The question says the frontiers of criticism by T.S. Eliot is associated with. तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही छोटा सा है बट इट इज इंडीड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको या तो आता होगा या तो नहीं। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म आपके टीएस इलियट का वाज इनिशियली इन एसे, एक लेक्चर जो इन्होंने इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज में डिलीवर किया था, जो कि आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से आपके इज्म या लिटरेरी थ्योरी से कनेक्ट करता है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि टीएस इलियट तो क्रिटिक थे, इनका लिटरेरी थ्योरी से क्या कनेक्शन। तो अगर आपने लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है एंड डिटेल में व्हाइल यू अंडरस्टूड कि लिटरेरी थ्योरी की जो शुरुआत है वो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट की वजह से ही हुई है। दे आर कंसिडर्ड द राइट फादर्स एंड प्रिकॉर्सर्स टू योर न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी, जो बात करती थी कि हमें ऑथर के कॉन्टेक्स्ट और उसके जीवन से लेना देना नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अपने आप में ही इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है, इतना सेल्फ कोहेरेंट होता है कि उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं होती है टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। ये सिमिलर बात आपके टीएस इलियट ने अपने फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म वाले लेक्चर में बोली है एंड ये कोइंसाइड करती है विद न्यू क्रिटिसिज्म। आपने न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है तो आपको बिल्कुल सिमिलर साउंड करेगा कि दे आल्सो टॉक अबाउट
द इंडिपेंडेंस ऑफ द टेक्स्ट, आप अगर एक पोइट्री को पढ़ रहे हो तो उसके शब्दों से आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो. इट इज नो वे नेसेसरी कि आपको उसके ऑथर और उसके बैकग्राउंड और डिटेल्स को जानने की जरूरत है. एंड दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ बोथ योर न्यू क्रिटिसिज्म एज वेल एज ये ऐसे जो बोलने की कोशिश करता है. एंड इफ यू आर अवेयर कि टीएस इलियट ने इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में अलोंग विद योर मैथ्यू अर्नोल्ड ऑलरेडी बात की गई है कि when you are a critic you must have a sort of social distancing where you should always be unbiased of your work. and biasness का मतलब ही होता है कि आप context को add कर देते हो जिसकी new criticism में कहीं से भी जगह नहीं होती है. So I hope this question is clear to you. जून 2023 में आपसे एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है. आई एम श्योर इसका आंसर सभी के पास होगा. विच ऑफ दीज डिड मकाउलेस 1835 ऑन इंडियन एजुकेशन वांट टू क्रिएट? हमारे थॉमस बैबिंगटन मकाउले, नॉट हमारे ब्रिटिशर्स के, बट थॉमस बैबिंगटन मकाउले ने अपना 1835 में मिनट्स ऑन इंग्लिश एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट लिखा था उसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे? हम सभी को पता है कि ही वांटेड टू क्रिएट a class or a people of Indian by blood but English by taste. वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरीज क्रिएट करना चाहते थे कि जो आपके ब्रिटिशर्स आए हैं एंड द इंडियन मासेस के बीच में कुछ ऐसे चंक ऑफ एलीट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोगों को हम लोग इंग्लिश सिखा दें, उनसे ही बस हम लोग ट्रेड के रिलेशंस करें और जो इतनी बड़ी जनता है उनको हम लोग कंट्रोल करें. तो ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ क्लरिकल क्लास जिनको इनको पढ़ाने का और अपलिफ्ट करने का इनका कोई इरादा नहीं था. ही जस्ट वांटेड टू यूज देम एज अ मीडिएटर, इंटरमीडियरीज क्रिएट करना चाहते थे जो इंडियन बाय ब्लड हो लेकिन इंग्लिश बाय टेस्ट हो, हमारा काम करते रहें, हमारे तौर तरीकों को फॉलो करने लगे. इनका बस इतना ही मानना था. आपके 1835 का जो डॉक्यूमेंट है मिनट्स ऑन इंग्लिश एजुकेशन, उससे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर आप उसको डिटेल में ज़रूर से जाके पढ़ें. In June 2025, you have been asked the most repeated questions of all times कि the term chronotope has been coined by whom? Your correct answer is Mikhail Bakhtin, जिन्होंने इस particular term को coin किया है. कई बार आपके एग्जाम में repeated questions match the following के थ्रू आपसे ये question पूछा गया है, तो make sure you do not forget कि Mikhail Bakhtin has coined the term chronotope, and by chronotope he is simply telling the coming together of the time and space in a story that shapes the literature और इट्स कॉन्टेक्स्ट. मैंने आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. व्हेन यू सी अ पॉवर्टी सीन, तो किस तरीके से आपके पॉवर्टी सीन को दिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, गरीबी दिखाने के लिए टपकती हुई छत को दिखाया जाता है. या फिर अगर आप एक 90s की मूवी को डायरेक्ट कर रहे हो तो कैसे 90s के कपड़े पहनाए जाते हैं, 90s का लेंस लगाया जाता है, पुराने टाइप के डायलॉग एंड पुराने सेटअप दिखाए जाएंगे. बोथ टाइम एंड योर स्पेशल वाइज इस दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि आपके स्टोरी एंड कैरेक्टर में जान आए, विच इज़ द कमिंग टुगेदर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन लिटरेचर दैट शेप्स द स्टोरी. तो आई होप दिस पर्टिकुलर टर्म इज क्लियर एंड बिकॉज दिस इज रिपीटेड तो इसको अच्छे से आप लोग रट लेना. दिसंबर 2023 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 से आया है, विच इज फ्रॉम योर लिटरेरी मूवमेंट्स. Which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the place of university wits? University wits, you all must be aware, late 16th century, that means your Elizabethan era के अंदर आने वाला ये आपका literary movement है जिसके writers belong करते थे आपकी बड़ी बड़ी universities like your Oxford University and the Cambridge University, क्योंकि ये लोग बहुत ही noble birth को belong करते थे and high status था इनका. तो along with going to big universities, इनका जो writing style था वो बहुत ज़्यादा vivid था, वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड था, बहुत ज़्यादा ये लोग लिटरेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड यूफ्यूइज्म्स का इस्तेमाल करते थे. ये लोग नॉर्मल टॉपिक्स एंड नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टाइल में लिखना पसंद नहीं करते थे. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनके हीरोइक ट्रीटमेंट या फिर इनकी जो ट्रेजेडीज, इनके जो ड्रामास होते थे, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा. नंबर 1 ऑप्शन है स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस. ये बिल्कुल इसका पार्ट बनेगा क्योंकि स्प्लेंडेड एंड विविड डिस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करना ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे. देन ये लोग लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस को भी इस्तेमाल करते थे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी. यूफ्यूइज्म्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ही ऑर्नामेंटली रिच लैंग्वेज होती है
डेलिबरेटली ये लोग डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, बहुत ही पॉम्प एंड शो का इस्तेमाल करते थे अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान का बखान करने के लिए कि ये लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज कि ये लोग कोर्टली एंड पार्लियामेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थे। तो उस टाइम के जो ड्रामास लिखे जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा आपके कोर्ट के अकॉर्डिंग लिखे जाते थे, राजा रानियों को प्लीज करने के लिए लिखे जाते थे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप राजा रानियों के लिए वर्क लिख रहे हैं तो किसी कॉमन टॉपिक या कॉमन लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते थे। देन इनका जो स्टाइल था, द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस, इनका मानना था कि आपके जो प्लेस, ड्रामास, ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज होती हैं उसके अंदर भर भर के ह्यूमन इमोशंस जैसे लव, बिट्रेयल, जेलसी, इन सभी चीजों को दिखाना जरूरी होता है, जिससे आपका जो वर्क होता है बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। वन ऑप्शन जो बिल्कुल भी यहाँ सही नहीं बैठेगा इज द लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग कोर्ट्स के टाइम पे लिख रहे हैं, एलिजाबेथन एरा के टाइम पे लिख रहे हैं, राजा रानियों को बहुत ही प्लीज करने के लिए लिख रहे हैं, तो ये लोग किसी कॉमन इंसान या कॉमन टॉपिक या फिर कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। एंड यही आपके यूनिवर्सिटी विट्स की बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है जो आप लोग को याद रखनी चाहिए। In August 2024, you have been asked this very common question जो आपकी literary movement से कई बार पूछे जाते हैं, where you see the famous literary movements आपसे match the following format में पूछे गए हैं and you have to match them with their originator or the creator जिन्होंने इस particular movement को या तो coin किया है या तो popularize किया है। तो as we can see number 1 पे है हमारा Abbey Theatre। We all are aware कि हमारे W.B. Yeats is the founding father of this Abbey Theatre along with Lady Gregory and many others जो आपके आयरिश लिटरेरी ड्रामा, आयरिश लिटरेरी थिएटर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर थिएटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड आपके एग्जाम में कई इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो W.B. Yeats इसका करेक्ट आंसर होंगे। देन वी हैव आवर वेरी फेमस थिएटर ऑफ एब्सर्ड जिसको कॉइन किया था। दिस पर्टिकुलर टर्म वाज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से अलग से ही आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपकी फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस के बारे में एंड आपके कैरेक्टर्स के कोई बहुत ही पक्के रोल ना होने की वजह से एंड फ्रैगमेंटेड डायलॉग्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से आपसे हर बार पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आपने इसको प्रिपेयर किया हो। देन वी हैव होप थिएटर जिसके आपके ओरिजिनेटर हैं योर फिलिप हेंसलॉ एंड देन वी हैव थिएटर ऑफ साइलेंस जो कि जीन जैक्वस बर्नार्ड हैं जो भी बहुत ही मिनिमल टाइप ऑफ थिएटर का मिनिमल डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा आपका शो शाह नहीं होता है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर मैच एंड योर करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1। आई हैव ऑलरेडी मैच दैट फॉर यू। आप उसको मैच करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now that was a wonderful practice of all the units in our English literature. I hope आपको पता लगा होगा where you are standing, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है and कौन से ऐसे sections हैं जिनको आप जल्दी से जाके questions के through brush up करना चाहेंगे before your exam. If at all you love learning with me तो आप मेरे इन paid courses को भी जाकर जरूर से check out करिए जहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपको सभी concepts को पढ़ा के रखा है। If at all you are wanting to practice ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस ऑन अ डिजिटल स्क्रीन तो जरूर से आप हमारे इस PYQ टेस्ट सीरीज का पार्ट बने। एंड इसका अगर आप एक फ्री वर्जन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे बच्चों को नोटिफिकेशंस एंड फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती रहती है। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।